नमस्कार, मैं नीलिमा सिन्हा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं इग्नू एमएसओ कोर्स में एमएसओ 004 के लिए एक प्रश्न लेकर आई हूँ जिसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। आज का प्रश्न है, जाति व्यवस्था आधारित औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य क्या है? आंसर दूंगी। भारत में जाति व्यवस्था का आरंभिक औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य हिंदू समाज से संबंधित धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष ग्रंथों पर आधारित था। उपनिवेशवादी शासन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले ग्रंथ मनुस्मृति है, जिसका 1794 में विलियम जोन्स ने अनुवाद किया। इस धार्मिक ग्रंथों में दर्शाई गई जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, जो अंग्रेजी शासन के दौरान जाति व्यवस्था को समझने हेतु एक लोकप्रिय मॉडल बन गया। भारत में जाति के विषय में मिशनरियों और प्राच्यविदों ने सबसे पहले लिखा। मिशनरी जाति प्रथा को ईसाई धर्म के प्रचार में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। 1816 में फ्रांसीसी लेखक एबी ड्यूबाइस ने भारत के लोगों पर जाति प्रथा की विचित्र पकड़ को दर्ज किया। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणों ने एक गृह संस्था को समाज की पवित्र और अखंडनीय विशेषता में बदलकर ब्राह्मणों की वर्चस्व को फैलाने के लिए चालाकी से जाति प्रथा का निर्माण किया। चूंकि मिशनरियों का मानना था कि जाति प्रथा हिंदुओं को ईसाइयों में परिवर्तित करने के प्रयासों में बाधा थी, इसलिए जाति प्रथा का आलोचना की गई। धर्म परिवर्तन के बाद भी अनेक हिंदू जाति नियमों से बंधे थे, इसलिए भारत के लोगों पर जाति की पकड़ को कमजोर करने के लिए उन्होंने सरकारी हस्तक्षेप की मांग की। दूसरी ओर विलियम जोन्स और मैक्स मूलर जैसे प्राच्यविद सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे भारतीय जनता कंपनी शासित सरकार के विरुद्ध हो जाएगी। उन्होंने भारतीय सभ्यता को, विशेषकर जाति प्रथा को समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों के महत्व पर भी बल दिया। परिणाम स्वरूप मनु के धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथ अनुपयुक्त वैदिक महत्व के लिए अति महत्वपूर्ण हो गए। वे इन ग्रंथों को भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार मानते थे और किसी भी समकालीन असंगति को व्यतिक्रमों और गलत व्याख्याओं के रूप में बताया जा सकता था। प्राचीन ग्रंथों में बतलाई गई बातों के आधार पर उन्होंने भारतीय समाज के पावन स्वरूप को निर्धारित करने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने स्थिर भारतीय समाज की छवि को जाति के आधार पर विभाजित समाज के रूप में प्रचारित किया। भारत में मनुस्मृति के अनुसार जाति प्रथा 4 क्रमबद्ध वर्णों पर आधारित थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें अछूत सबसे नीचे होते थे। इसमें 4 वर्णों का उदय दिव्य माना जाता था। इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर था, क्योंकि उसके पास चारों गुण थे। उसके बाद क्रमबद्ध क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्र होते थे। अछूत इस क्रम में सबसे नीचे थे, क्योंकि उनमें कोई गुण नहीं था। प्रत्येक वर्ण एक विशिष्ट व्यवसाय से संबंध था। ब्राह्मणों का गुण ज्ञान प्राप्त करने देने तथा जग आदि कार्य करने के थे। क्षत्रिय को अधिकार लोगों की सुरक्षा करने, स्थायी सरकार देने और प्रशासन का था। वैश्य व्यापारी थे तथा शूद्र समाज के जरूरतों की पूर्ति हेतु निर्माणकर्ता अर्थात विश्वकर्मा स्वरूप थे। इनके हाथ में भारत के उद्योग धंधों तथा व्यवसाय के निर्माण का भार था। वर्ण व्यवस्था में अंग्रेजों ने जाति प्रथा को देखा। जातियां कई उपजातियों में विभाजित हो गई। सभी जातियां एवं उपजातियों का एक महत्व हो गया। अब प्रत्येक जाति अपने लिए एक अलग व्यवसाय का निर्धारित किया। वे संपूर्ण प्रत्येक जाति अपनी ही जाति में बंध गए। जाति के अनुसार व्यवसाय एवं उद्योग पारंपरिक हो गए। फिर भी ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर था। वे विभिन्न जाति समूहों के बीच सामाजिक संबंधों को बांधने का प्रयास करते थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति का पुनर्गठन किया गया। जाति एक ऐसा शब्द बन गया जिसके द्वारा भारत के सामाजिक पहचान, समुदाय और संगठनों के विभिन्न रूपों को व्यक्त करने, संगठित करने और सर्वोपरि व्यवस्थित करने में सक्षम था। यह उपनिवेशवादी सत्ता और ज्ञान की केंद्रीय विशेषता बन गया।
उपनिवेशवादी शासन में जाति का विशिष्ट धार्मिक तंत्र और निजी क्षेत्र में मध्यस्थ के रूप में पुनर्गठन किया गया। जाति को सिविल समाज का सर्वव्यापी रूप माना गया, जिसने सदैव राजनीतिक आक्रमणों का विरोध किया और व्यक्तिवाद की मूलभूत अवधारणा के विरुद्ध रहा। किसी भी उपनिवेश सत्ता का उद्देश्य प्राथमिक रूप से आर्थिक होता है, अर्थात उपनिवेश पर शासन करना तथा स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना होता है। भारत में भी उपनिवेश तंत्र इससे अलग नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के आरंभिक दिनों में व्यापार द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य बाद में उनके नियंत्रण में क्षेत्रों से भूमि राजस्व प्राप्त करने को प्रेरित थे। उपनिवेश जाति आधारित न्याय व्यवस्था। प्रारंभिक रूप से जाति के प्रति उपनिवेशीय अभिगम प्रशासनिक आवश्यकता द्वारा प्रेरित था। वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति तभी कर सकते थे जब उन्हें आस्था तंत्र तथा संपूर्ण समाज की पूरी समझ होती। इसके लिए उन्होंने जाति को बड़ी जनसंख्या से निपटने के एक तरीके के रूप में देखा गया, जिसमें जाति को समान जीवन शैली वाली विभिन्न श्रेणियों में तोड़ दिया गया और धीरे धीरे उपनिवेशीय सरकार ने जाति व्यवस्था के पक्षों को बढ़ावा देने की संभावना से देखा, जिसने भारतीय समाज में विभाजन पर बल दिया। इसके अलावा उपनिवेशीय शासन के बहाने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, उपनिवेश शासन को मजबूत करने में उपनिवेशकों की रुचि की पूर्ति हेतु जाति में विभिन्न प्रकार के फेरबदल की गई। फूट डालो राज करो के लिए जाति एक मुख्य एवं सुविधाजनक साधन के रूप में सामने आई। उपनिवेश शासन में जाति की भूमिका के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। पहला, रोलैंड इंडेन ने 1990 और निकोलस डार्स ने 1901 में 2001 तथा अन्य लोगों के अनुसार अंग्रेज जाति को भारतीय परंपरा के केंद्र तथा भारत का केंद्रीय प्रतीक मानते थे। उपनिवेशीय परिप्रेक्ष्य में जाति ने सभी भारतीयों को सामाजिक पहचान का एक वचन स्रोत उपलब्ध कराया। समुदाय, गांव, व्यापार जगत, मंदिर तथा क्षेत्र पर आधारित अन्य सभी पहचाने जाने जातियों के समक्ष गौण थी। उपनिवेशीय शासन के दौरान सामाजिक जीवन के माप के रूप में सामने आई। भारत में अनिवेश शासन के परिणाम स्वरूप यह अधिक सुदृढ़ हो गई थी। दूसरा, धूरे 1932 के अनुसार ब्रिटिश शासन समान कानून, जाति मुक्त आर्थिक अवसर, आधुनिक शिक्षा प्रणाली और जाति अयोग्यता निवारण कानूनों के माध्यम से सक्रिय हस्तक्षेप पर जोर दे के कारण जाति व्यवस्था में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाया। इसने जाति की पकड़ को घटाने में मदद मिली। जाति मुक्त न्यायिक व्यवस्था के आने से उन्होंने जाति को न्याय दिलाने वाली इकाई के रूप में मान्यता नहीं दी। हालांकि उन्होंने जाति के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कोई व्यापक कदम नहीं उठाए गए, किंतु उन्होंने कम से कम उसकी निंदा की। औसतन उपनिवेशिक सरकार की गतिविधियों ने इस संस्था को मजबूती नहीं दी। डर्स के अनुसार जाति प्रथा में अंग्रेजों की रुचि कुछ नए प्रकार से बढ़ गई। जाति और रिवाजों के मानव जाति विज्ञान के विशिष्ट स्तर के राजपत्रों और नियमावलियों, अनुभववादी सर्वेक्षण जिसमें जाति केंद्रीय मुद्दा था, और 1872 की पहली जनगणना जिसमें जाति लोगों के वर्गीकरण के प्राथमिक विषय के रूप में उजागर हुई, में स्थान के रूप में पहचाना जाने लगा। 1901 तक जाति ने राजनीतिक उपनिवेशीय प्रमोत्कर्ष से प्राप्त कर लिया, जिसे रिश्ले द्वारा किए गए भारत के मानव जाति विज्ञान सर्वेक्षण में स्थान मिल गया। अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ ही भारत में समान न्यायिक व्यवस्था का भी प्रारंभ हुआ। जाति के प्रति अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था का प्रारंभिक व्यवहार 3 प्रेसिडेंसियों में समान नहीं था। बंगाल में जाति से संबंधित प्रश्न अदालत में उठाए
जा सकते थे। मुंबई प्रेसिडेंसी न्यायालयों में जाति संबंधित मामलों में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं था। शुरू में जाति मामले जाति परिषदों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत थे। बाद में अनेक जाति मामले अंग्रेजी न्यायालय में आने लगे। गृह मामलों में संपत्ति, गोद लेना, विवाह और तलाक जैसे प्रथागत कानून न्यायालयों में आने लगे। उच्च न्यायालय में अनेक निर्णयों ने जाति के प्राधिकार को व्यावहारिक तौर पर किनारा कर दिया। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में पारित कर विधवा पुनर्विवाह को वैध कर दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण कानून था जो अनेक उच्च जातियों के जाति नियमों के विरुद्ध था, जिसमें विधवा पुनर्विवाह वर्जित था। 1857 में मुंबई उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा, कानून किसी भी जाति को विवाह को रद्द करने अथवा किसी स्त्री को पुनर्विवाह करने की अनुमति देने के लिए मान्यता नहीं दे सकता। जब किसी गैर ब्राह्मण को धार्मिक कृत करने से रोकने हेतु प्रयास किया गया तो न्यायालय ने लोगों को रीति रिवाजों के लिए गैर ब्राह्मणों का उपयोग करने के लिए कहा। निष्कर्षतः अंग्रेजी उपनिवेशिक सरकार की गतिविधियों ने जाति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए अधिक कार्य नहीं किया। उनके अधिकांश कदम जाति के कठोरता को कम करने की इच्छा न होकर प्रशासन के निवेश से प्रेरित था। इन सभी कार्यों में अंग्रेजी शासन की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। फलतः इन सभी कदमों ने जाति व्यवस्था को कमजोर नहीं किया। धन्यवाद। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।